हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था ब्रेन ट्यूमर के क्लासिफिकेशन, इसके साथ साथ में हमने कॉजेज देखा एंड वार्निंग साइन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे पैथोजेनेसिस, दैट मीन्स पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। इसके साथ साथ में जो इसके स्पेसिफिकली साइन एंड सिम्टम्स या फिर हम बोल सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके साथ साथ में डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखेंगे एंड लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि अगर ब्रेन ट्यूमर हो गई है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे या फिर हम उसको कैसे कौन कौन सा ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं जिसके थ्रू जो ब्रेन ट्यूमर है उसको हमें मैनेज कर सकेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्रेन ट्यूमर का मैनेजमेंट, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होते। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ब्रेन ट्यूमर, जिसके अंदर अगर ब्रेन के अंदर क्रेनियल कैविटी के अंदर कहीं पर भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है या फिर मास लाइक स्ट्रक्चर हो गई है, उसको अपने बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर, अब आज हम इसके देखते हैं ब्रेन ट्यूमर है तो इस ब्रेन ट्यूमर के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं या फिर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगे, उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। ओके तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट अपना टॉपिक क्या था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था कि अगर ब्रेन ट्यूमर है तो आईसीपी बढ़ जाएगा, और अगर आईसीपी बढ़ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि आईसीपी बढ़ा हुआ है। उसके पीछे मेन रीजन होता है कि अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो हम कुछ सिम्टम्स हैं वो अपीयर होंगे, मैनिफेस्ट होंगे, उसके बेस में हमें पता चल जाएगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। उन सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले आता है सीवियर हेडेक। अब सीवियर हेडेक के पीछे रीजन क्या होता है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली आईसीपी बढ़ा हुआ, लेकिन इसके साथ 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 में होता है O2 इनसफिशियंसी, एंड डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल। डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज लेवल है वो भी कम हो रहा है, इसकी वजह से पर्सन है उसके हेडेक होगा। और हेडेक के पीछे रीजन क्या होता है हम देखते हैं, जैसे अगर ग्लूकोज और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो एनेरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। एनेरोबिक मेटाबॉलिज्म, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं जिस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट मीन्स जो ग्लूकोज है, अब यहाँ पे शुगर कहाँ से मिल रहा है, नॉन शुगर कंपोनेंट से, जैसे प्रोटीन के ब्रेकडाउन से एंड फैट के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज रिलीज होगा। ग्लूकोज के साथ साथ में जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू शुगर फॉर्मेशन, न्यू शुगर formation from protein and fat breakdown, तो न्यू शुगर का फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटीन के और फैट के ब्रेकडाउन से। लेकिन अब यहाँ पे ग्लूकोज तो रिलीज होगा, अगर यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है तो क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा, प्लस इसके साथ साथ में ही प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पर H प्लस आइन है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा, H प्लस आइन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ में ही लिपिड्स है, इसका लेवल भी बढ़ेगा, प्लस नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट, नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट ये भी बढ़ जाएंगे। अब देखो जो H प्लस आयन है ये यहाँ पर क्या कोज कर रहा है, लैक्टिक एसिडोसिस,
लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस कोज कर रहा है और ये इसका मेन काम होता है जो नर्व फाइबर्स होते हैं या फिर जो सेल्स होते हैं उसको टायर्ड कर देगा, टायर्डनेस। और यही रीजन होता है, इसकी वजह से जो पेन रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और पर्सन है पेन की जो स्टिमुलाई है उसको परसीव कर पाएगा। तो फर्स्ट रीजन था सीवियर हेडेक। सेकेंड वन रीजन आता है वॉमिटिंग, डिक्रीज लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। अब वॉमिटिंग के पीछे रीजन क्या होता है? इंक्रीज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सस। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सस है वो इंक्रीज हो जाएंगी जो वोमिटिंग को कोज कर रहा है। अब ये सेकेंड वन आता है डिक्रीज लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, क्योंकि O2 की इनसफिशियंसी हो रही है, ग्लूकोज की इनसफिशियंसी हो रही है, जिसकी वजह से जो नर्व सेल्स अब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नर्व सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो पर्सन का अवेयरनेस है वो कम हो जाएगा और पर्सन है अनकॉन्शियसनेस स्टेट के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। स्टार्टिंग के अंदर पर्सन के अंदर कंफ्यूजन होगा, डिसओरिएंटेशन होगा और धीरे धीरे पर्सन है वो सेमी कॉन्शियस होकर लास्ट के अंदर वो अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाएगा। और अगर सीवियर एडवांस स्टेज हो गई है ब्रेन ट्यूमर की तब पर्सन कोमा के अंदर भी चला जाएगा। क्योंकि रीजन क्या होता है, अगर ब्रेन ट्यूमर जो हम पैथोजेनेसिस में देखेंगे या फिर पैथोफिजियोलॉजी में, ब्रेन ट्यूमर है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्लीटली कंप्रेस कर देगा, चाहे वो नर्व्स हो या फिर ब्लड वेसल्स हो, जिसकी वजह से जो ब्रेन की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। और जो ब्रेन की सेल्स हैं वो इनएक्टिव, सॉरी, ब्रेन की सेल्स हैं वो न तो स्टिमुलाई को प्रेसिव कर पाएंगे और न ही वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगी, तो पर्सन है वो कोमा के अंदर भी चला जाएगा। नेक्स्ट वन आता है डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑन द साइड ऑफ द लीजन। जिस साइड के अंदर लीजन है वो साइड की प्यूपिल है वो डायलेटेड हो जाएंगी। अब प्यूपिल डायलेशन के पीछे रीजन क्या होता है? सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स कब हो रहा है? जब अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेस फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो अपनी बॉडी है उस टाइम पर भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स से कॉज कर रही है। फर्स्ट रीजन ये होता है। एंड सेकंड रीजन ये रहेगा, अगर ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रही हैं तो उस कंडीशंस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वीनस रिटर्न प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, नहीं O2 सप्लाई कर पाएंगे, जिसकी वजह से जिस साइड के अंदर लीजन फॉर्म होगा, लीजन का मतलब होता है जहाँ जिस साइड के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है उस साइड के जो नर्व या जो आईज होती है उसकी प्यूपिल है वो डायलेटेड हो जाएंगी। नेक्स्ट वन आता है पेप्लिडेमा, जिसमें हम देख सकते हैं जो अपनी ऑर्बिट कैविटी है, ये वाली ऑर्बिट कैविटी है, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, उसको अपन बोलते हैं पेप्लिडेमा। एंड लास्ट वन आता है हर्निएशन। हर्निएशन का मतलब होता है जो ऑर्गन है, ब्रेन के ऑर्गन है वो अपनी जगह को छोड़ के डिस्प्लेस हो जाएंगे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे। अब रीजन क्या होता है, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रखी है तो वो ट्यूमर का काम क्या होता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस करना। तो जो ही सराउंडिंग स्ट्रक्चर कंप्रेस होगी वो ऑर्गन है अपनी जगह पे छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट आउट हो जाएगा। अब हर्निएशन के पीछे रीजन क्या होता है, जो ऑर्गन शिफ्ट आउट हो रहे हैं वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में। अब हायर प्रेशर कहाँ पे रहेगा, जहां पर क्रेनियल, जिस क्रेनियल कैविटी के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं क्रेनियल कैविटी में जिस जगह पे ट्यूमर फॉर्मेशन होगा वहां का प्रेशर ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो जो ब्रेन के पार्ट है वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाएंगे, उसको अपने बोलते हैं हर्निएशन। और इसके पीछे भी रीजन होता है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर के ये स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। देन हम देखते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू दी लोब। जो ब्रेन की लोब है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होगी। तो स्टार्टिंग में हम करते हैं यहाँ पे पैराइटल लोब को देखेंगे। अब पैराइटल लोब है ब्रेन के जो का पैराइटल लोब है कौन कौन से फंक्शन को कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो सारे के सारे फंक्शन है डिसकोऑर्डिनेटेड या फिर हम बोल सकते हैं डिसफंक्शन है, या हम बोल सकते हैं वो फंक्शन है वो उसके डिक्रीज से हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले आता है इसके अंदर इम्पेयर्ड स्पीच, इनएबिलिटी टू राइट, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, इम्पेयर्ड कॉग्निशन, सीजर, कंफ्यूजन एंड द डिप्रेशन। अगर पैराइटल लोब के अंदर है तो हमने देखा था पैराइटल लोब एंड फ्रंटल लोब है, इसके अंदर स्पीच प्रोडक्शन एरिया होता है। तो स्पीच एरिया है वो अफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से पर्सन वो प्रॉपरली बोल नहीं पाएगा। सेकेंड वन आता है इनएबिलिटी टू राइट, पर्सन है वो प्रॉपरली राइट भी नहीं कर पा रहा। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि पैराइटल लोब के अंदर
जैसे यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगी, मोटर नर्व है वापस लेके जाएगी। अब मोटर नर्व वापस लेके जाती है तो वो अपनी स्केलेटल मसल्स के पास में लेके जाएगी, और इसके पैराइटल लोब के अंदर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी है तो जिसके अंदर आता है सोमेटोसेंसरी एरिया एंड दी, इसके अंदर आता है सेकेंड वन आता है प्रोप्रियोसेप्टर रिसेप्टर। तो ये प्रोप्रियोसेप्टर रिसेप्टर एंड सोमेटोसेंसरी एरिया है, ये दोनों ही वहां पे अल्टर्ड हो जाएंगे अगर पैराइटल लोब के अंदर ट्यूमर हो गई है, तो क्योंकि पैराइटल लोब ही इन दोनों फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रही है, जिसकी वजह से पर्सन है वो प्रॉपरली लिख नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे इसमें आता है सोमेटोसेंसरी एरिया के अंदर तो मैन होता है कि अपनी जो स्किन से रिलेटेड सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक लेके जाता है। सेकेंड वन आता है प्रोप्रियोसेप्टर, जिसमें जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाएगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही वहां से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो अगर वहां पे उसके जैसे किसी भी तरह की स्टिमुलाई नहीं पहुंच पाएगी, उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो स्केलेटल मसल है, उसको भी कोऑर्डिनेट करता है। तो अगर स्केलेटल मसल्स कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि पैराइटल लोब के अंदर यहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट वन आता है मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ट्यूमर की वजह से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं, जो मेमोरी ट्रेस होते हैं, मेमोरी ट्रेस होते हैं उसको फैड कर देंगे। मेमोरी ट्रेस होते हैं उसको फैड कर देंगे, जिसकी वजह से पर्सन है वो मेमोरी होते हैं या फिर जो पहले की कुछ यादें होते हैं उसको वो वापस रिकॉल नहीं कर पा रहा है, इसको अपन बोलते हैं मेमोरी डिस्टर्बेंसेस। अब इसके अंदर रिमोट भी हो सकते हैं एंड रिसेंट भी हो सकती है। पहले की जो बहुत पहले की यादें होती हैं उसको भी पर्सन रिकॉल नहीं कर पाता है, और कई बार जो रिसेंट होती हैं अपेरेंटली जो इवेंट से रिलेटेड है उसको भी वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट वन आता है इम्पेयर्ड रिकॉग्नाइजेशन, यानी पर्सन है उसके, इसको अपन बोल सकते हैं इम्पेयर्ड रिकॉग्नाइजेशन को अपन बोल सकते हैं डिसोरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, पर्सन है वो अवेयर नहीं हो पाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है किसको, प्लेस, पर्सन एंड टाइम। यानी पर्सन को ये नहीं पता कि वो कौन सी जगह पे है, डे का कौन सा टाइम हो रहा है, और वो सामने जो पर्सन है उसको भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। ये अगर पैराइटल लोब के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट वन इसके अंदर आता है सीजर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर अल्टर हो जाएंगे तो सीजर को कॉज करेगा। अनदर आता है कंफ्यूजन एंड दी डिप्रेशन, कंफ्यूजन डिसोरिएंटेशन की वजह से कंफ्यूजन हो रखा है, इसके साथ साथ में लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से अनकॉन्शियसनेस कंडीशन से पहले कंफ्यूजन स्टेट हो जाएगी। एंड लास्ट वन आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर भी क्या होता है, जो सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो अल्टर हो जाएगा अगर कंटिन्यूअसली ब्रेन है वो कंप्रेस कर रही है सराउंडिंग स्ट्रक्चर को। सेकेंड वन हम देखते हैं फ्रंटल लोब। अगर फ्रंटल लोब के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है तो कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, जिसमें फर्स्ट वन आता है पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेस। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर पर्सनालिटी, बिहेवियर, इमोशन, इन तीनों को कोऑर्डिनेट करता है फ्रंटल लोब। तो फर्स्ट सबसे पहले आएगा पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेस, पर्सन की पर्सनालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकेंड वन उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। थर्ड वन जो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, बिहेवियर एंड इमोशनल चेंजेस। नेक्स्ट वन आता है इम्पेयर्ड जजमेंट, इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड मेमोरी लॉस। अब जो फ्रंटल लोब है इसके अंदर जितनी भी कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, कॉग्निटिव एक्टिविटी जिसको अपने बोलते हैं मेंटल एक्टिविटी, इसको हम बोल सकते हैं मेंटल एक्टिविटी। कॉग्निटिव एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी है वो सारी की सारी इसके अंदर ही रहती है फ्रंटल लोब के अंदर। तो अगर फ्रंटल लोब के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है तो कॉग्निटिव एक्टिविटी है वो भी सारी कम हो जाएंगी, या फिर हम बोल सकते हैं मेंटल एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएंगी, जिसके अंदर आता है डिसीजन मेकिंग पावर, जजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, ये सारी की सारी आते हैं कॉग्निटिव। इसके साथ साथ में अटेंशन है एंड कंसंट्रेशन है, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं फ्रंटल लोब के। तो अगर फ्रंटल लोब के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है तो ये सारे के सारे फंक्शन है वो डिसफंक्शनल होना स्टार्ट कर देंगे, या फिर है पर्सन के ये धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे सिम्टम्स है वो, ये जो फंक्शन है वो कम होना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें इम्पेयर्ड जजमेंट, इम्पेयर्ड सेंस ऑफ द स्मेल, मेमोरी लॉस, पैरालाइसिस। अब पैरालाइसिस के अंदर हमने मेंशन किया है हेमीप्लेजिया, दैट मीन्स वन साइडेड ऑफ द लॉस ऑफ द रेस्पॉन्ड एंड सेंसेशन।
हेमीप्लेजिया दैट मीन्स एक साइड का, या तो राइट साइड के पैरालिसिस हो रखा है या फिर लेफ्ट साइड का पैरालिसिस। वन साइड ऑफ द बॉडी lose the response and sensation and sensation। इसको अपने बोलते हैं हेमीप्लेजिया, जिसमें आता है राइट साइडेड और द लेफ्ट साइडेड। लेफ्ट साइडेड या तो राइट साइड का है अफेक्ट हो जाएगा या फिर लेफ्ट साइड का। देन डिक्रीज कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन यही है जिसमें अटेंशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, इसके साथ में मेंशन करी यहाँ पे इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी एंड लर्निंग, लर्निंग एक्टिविटी। इसके साथ साथ में हम बोल सकते हैं जैसे रीजनिंग भी इसी के अंदर आ जाएगी। इसको अपने बोलते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज। तो जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो सारे के सारे लूज हो जाएंगे। देन इसके साथ में नेक्स्ट वन आता है विजन लॉस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। विजन लॉस होगा पर्सन का एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होने लग जाएगा इन दी ऑप्टिक नर्व। क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व है वो फ्रंटल लोब से होते हुए फिर यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जाती है। तो अगर यहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन फ्रंटल लोब के अंदर हुआ है तो डेफिनेटली ऑप्टिक नर्व है जो अपनी ऑप्टिक डिस्क से होते हुए ऑप्टिक साइमा को फॉर्म करती है ब्रेन के अंदर, तो सबसे पहले वो फ्रंटल लोब से अंदर की साइड में जाएगी और फिर वहां से वो जो लास्ट के अंदर आता है ऑक्सीपिटल लोब है उसमें जाएगी। तो अगर यह कंडीशन हो रखी है तो इसके अंदर विजन लॉस होगा, इसके साथ साथ में ही ऑप्टिक नर्व है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो ये है अपना फ्रंटल लोब, और फ्रंटल लोब बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ या फिर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। कॉग्निटिव एक्टिविटी रिलेटेड टू द थॉट्स, थॉट से रिलेटेड, यानी जो भी हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं थॉट से रिलेटेड करते हैं तो यहाँ पे थॉट के अंदर भी डिस्टर्बेंसेस आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लोब आता है अपना टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब के अंदर भी क्या होता है, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस। जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा है कि मेमोरी पैराइटल लोब को भी इफेक्ट कर रहा है, फ्रंटल लोब को भी इफेक्ट कर रहा है, इवन यहाँ पर टेम्पोरल लोब को भी अफेक्ट कर रहा है। ये तीनों लोब के अंदर ही मेमोरी है वो अफेक्ट हो जाएगी, जिसमें पर्सन है वो जो प्रीवियस इवेंट हो या फिर रिसेंट इवेंट हो उसको वो रिकॉल प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं पर्सन की जो पहले की याद है उसको वो बार बार याद नहीं कर सकता, ये रिकॉल नहीं कर सकता। देन ऑडियोटरी हेल्यूसिनेशन। अब ऑडियोटरी हेल्यूसिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टेम्पोरल लोब है तो यहाँ से अपनी जो टेम्पोरल लोब के अंदर जो ऑडियोटरी नर्व्स होती है जिसको अपन बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, वो रिस्पॉन्ड लेके जाती है ऑक्सीपिटल लोब एंड दी सेरिबेलम के अंदर। तो ये अगर टेम्पोरल लोब के अंदर हुआ है तो सबसे पहले ये कोज कर रहा है ऑडियोटरी हेल्यूसिनेशन। अब हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन विदाउट दी स्टिमुलाई, यानी किसी भी तरह की स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है लेकिन पर्सन है उसको फील कर पा रहा है। अब ऑडियोटरी हेल्यूसिनेशन का मीन क्या होता है, पर्सन है जैसे किसी भी तरह की साउंड नहीं है लेकिन पर्सन को एक स्पेसिफिक साउंड है वो सुनाई दे रही है, उसको अपन बोलते हैं ऑडियोटरी हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीपिटल लोब। अब ऑक्सीपिटल लोब है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जीआई सिस्टम है, इसको भी वो कोऑर्डिनेट कर रहा है क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लोगेटा। जो लोअर ऑक्सीपिटल लोब है उसमें मेडुला ओब्लोगेटा प्रेजेंट होता है। देन विजन लॉस इन हाफ ऑफ द विजन फील्ड एंड ऑल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्यूमर। विजन लॉस इन हाफ ऑफ द विजन फील्ड एंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द
ट्यूमर, जो ट्यूमर है उसके अपोजिट साइड वाली आई है उससे भी विजन है वो लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर राइट साइड के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रखा है तो जो लेफ्ट साइड की आईज है वो प्रॉपर्ली देख नहीं पा रही है। देन आता है विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन सेम वही फॉल्स परसेप्शन विदाउट द स्टिमुलाई। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी पर्सन को फील होता है कि हाँ वहां पर वो खड़ा है या फिर मुझे वो ऑब्जेक्ट वहां पे स्पेसिफिक पार्ट पे दिखाई दे रहा है, उसको अपन बोलते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर सेरिबेलर एरिया है, जो सेरिबेलर एरिया है उसके अंदर अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी देखा है, उस ट्यूमर को अपन बोलते हैं मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा ट्यूमर है वो कहां पर होती है, इन दी सेरिबेलर एरिया के अंदर, जो एक अग्रेसिव कैंसरस कंडीशन होती है। अग्रेसिव कैंसर का मतलब होता है बहुत जल्दी वो स्पीड या फिर स्प्रेड आउट करती है, या हम बोल सकते हैं कि जो कैंसरस कंडीशन है वो जो सराउंडिंग की स्ट्रक्चर है उसको इजीली इन्वॉल्व कर लेता है और उसको भी अफेक्ट कर देगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं, क्योंकि सेरिबेलम का काम क्या होता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, अपनी बॉडी का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है, ये काम होता है सेरिबेलम का। तो अगर सेरिबेलम के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गए तो सबसे पहले तो ये अफेक्ट करेगा कोऑर्डिनेशन का, उसके बाद में बॉडी का पोस्चर, क्योंकि बैलेंस कोड नहीं कर रहा है, बॉडी पोस्चर अफेक्ट, बॉडी का पोस्चर है वो अफेक्ट हो जाएगा। देन बैलेंस डिस्टर्बेंसेस, पर्सन है वो प्रॉपरली बैलेंस ही नहीं बना पाएगा, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके बीच में भी बैलेंस नहीं बना पाएगा। ब्रेन के कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग स्केलेटल मसल्स है उसमें भी वो बैलेंस ही नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टिनिटस एंड दी वर्टिगो। टिनिटस को हम बोलते हैं एक झंझनाहट जैसी आवाज, एंड वर्टिगो दैट मीन्स चक्कर आना। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, अगर ये कंप्रेस हो गई है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कंप्रेस हो गई है, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर टिनिटस हो गए, इवन कानों के अंदर झंझनाहट की आवाज आती है, उसको अपन बोलते हैं टिनिटस। एक बीप जैसी साउंड भी सुनाई देती है एंड झंझनाहट की आवाज आती है, लेकिन वो नॉर्मल प्रेजेंट नहीं होती, अब नॉर्मल कंडीशन में होती है। उसके पीछे रीजन होता है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है वो कंप्रेस हो गई है। देन पर्सन को कंटिन्यूअसली चक्कर आते हैं, उसको अपन बोलते हैं वर्टिगो। अब वर्टिगो के पीछे और पर्सन क्या करता है, डिजीनेस, डिजीनेस मतलब पर्सन है उसको चक्कर भी आ रहे हैं और पर्सन है वो कंटिन्यू ऐसे लग रहा है जैसे सडेट हो रहा है, स्लिपरी स्लिपरी फील करेगा, उसको अपने बोलेंगे डिजीनेस, और चक्कर आता है उसको अपन बोलते हैं वर्टिगो। देन नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, दैट मीन्स बॉडी के अंदर नंबनेस हो जाएगी। रीजन क्या होता है कि जो नर्व्स होती है वो प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, सेंसेशन फील नहीं हो पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो पर्सन के अंदर नंबनेस हो जाएगी। अब नंबनेस को अपन बोल सकते हैं पैरिस्थेसिया। पैरिस्थेसिया दैट मीन्स लैक ऑफ द सेंसेशन, लैक ऑफ सेंसेशन, और इसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा है एंड डिक्रीज रेस्पॉन्स, लेक ऑफ सेंसेशन एंड डिक्रीज रेस्पॉन्स, पर्सन का सेंसेशन है वो भी लूज हो जाएगा और जो रेस्पॉन्ड है इसके साथ साथ में पर्सन का रेस्पॉन्ड है वो भी कम हो जाएगा। रीजन क्या होता है, क्योंकि नर्व सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, सेरिबेलम है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो स्केलेटल मसल्स होती है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, और न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे नॉर्मली न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट नहीं करते हैं, और यही रीजन होता है न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, जो स्टिमुलाई है उसको परसीव करना और ब्रेन तक लेके जाना, जो स्टिमुलाई को परसीव करना और उसके अकॉर्डिंग ही जो रिस्पॉन्ड लेके आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक लेके जाएगी। उसके बाद में जो मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है, अब वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आता है, इन दी न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल मैसेंजर। तो केमिकल मैसेंजर है वो रिस्पॉन्ड लेके आएगा टुवर्ड्स दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो प्रॉपर्ली पहले से ही फॉर्म नहीं, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रखे हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है, सेरिबेलर एरिया, जिसकी वजह से वहां पर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, और इसको अपन बोलते हैं नंबनेस और दी पैरिस्थेसिया कंडीशन। देन
टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब क्या होता है, पर्सन जो भी एक्सट्रीमिटीज है उसके अंदर एक अबनॉर्मल जो सेंसेशन फील होता है उसको अपन बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन। नेक्स्ट वन आता है वीकनेस और द पैरालिसिस ऑफ द फेस। वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द फेस, दैट मीन्स जो फेशियल नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, या फिर जो फेशियल मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पर वीकनेस हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर? फर्स्ट वन आता है मिड ब्रेन, सेकेंड वन आता है पोन्स, एंड थर्ड वन आएगा मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। और ये क्या होती है, एक स्टेम क्यों बोलते हैं हम यहाँ पे ब्रेन स्टेम, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर जैसे स्टेम जैसी ही होती है, तीनों एक ही स्ट्रक्चर होती है, स्टेम जैसी होती है, जो कंटिन्यू रहते हैं। सबसे पहले मिड ब्रेन आएगा, उसके बाद में पोन्स आता है, एंड लास्ट वन आता है मेडुला ओब्लांगेटा। अब मिड ब्रेन के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर, अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है तो ये क्या कोज कर सकता है? सबसे पहले बिहेवियल एंड इमोशनल चेंजेस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन क्या होता है मिड ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन स्टेम का, कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे स्टार्टिंग में सेरेब्रल कोर्टेक्स के अंदर, सेरेब्रल कोर्टेक्स यानी अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसके अंदर चारों लोब इन्वॉल्व होंगे। अब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में आएगी? वापस मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा से रिलेटेड। तो अगर यहाँ पर मिड ब्रेन के अंदर हो गया है, या फिर ब्रेन स्टेम के अंदर कहीं पर भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है, तो जो अप साइड से जो रेस्पॉन्ड आ रहा है वो प्रॉपरली नहीं जा पाएगा, जिसमें आता है बिहेवियर एंड इमोशनल चेंजेस, डिफिकल्टी इन द स्पीकिंग एंड स्वेलोइंग। बिहेवियर इमोशनल चेंजेस हो जाएगा, इसके साथ साथ में डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड दी स्वेलोइंग, जिसको अपन बोलते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन दी स्पीकिंग, एंड सेकंड आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, इसको अपन बोलते हैं डिफिकल्टी इन दी स्वेलोइंग। देन वॉमिटिंग होगा, क्योंकि इंक्रीज दी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस, जो हमने पहले देखा है, उसकी वजह से ड्राउजीनेस एंड दी हियरिंग लॉस। ड्राउजीनेस दैट मीन्स हम बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ द फुलनेस इन दी ईयर, ईयर के अंदर कंटिन्यूस ऐसे फील रहेगा, लगेगा जैसे कुछ अंदर भरा हुआ है, उसको अपन बोलते हैं ड्राउजीनेस। इसके साथ साथ में होता है हेडेडनेस, लाइट हेडेडनेस, लाइट हेडेडनेस। लाइट हेडेडनेस का मतलब क्या होता है? लाइट हेडेडनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन दी हेड, यानी ऐसे लग रहा है कि सर बहुत भारी हो रखा है, बहुत ज्यादा भारी हो रखा है, सर के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, उसको अपन बोलते हैं लाइट हेडेडनेस। एंड सेम कंडीशन आती है फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर, जिसको अपन बोलते हैं ड्राउजीनेस। देन मसल वीकनेस एंड अनकोऑर्डिनेटेड गेट, मसल वीकनेस एंड अनकोऑर्डिनेटेड गेट। रीजन क्या होता है कि ब्रेन स्टेम ही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेरेबल की, चाहे वहाँ पर सेरेबल कॉर्टेक्स हो, सेरिब्रम हो, या फिर सेरिबेलम हो, उसका रेस्पॉन्स मिड ब्रेन ही लेके, या फिर ब्रेन स्टेम ही लेके आती है स्पाइनल कॉर्ड तक। तो वो सारे के सारे रेस्पॉन्ड है वो नहीं ले पाएगी, जिसकी वजह से मसल वीकनेस एंड अनकोऑर्डिनेटेड गेट, लॉस, विजन लॉस, ड्रॉपिंग आईलिड्स, कार्डियोवास्कुलर अनस्टेबिलिटी एंड द रेस्पिरेटरी अनस्टेबिलिटी। अब कार्डियोवास्कुलर अनस्टेबिलिटी एंड रेस्पिरेटरी अनस्टेबिलिटी होती है मेडुला ओब्लांगेटा की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, दैट मीन्स अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो हम कौन कौन से ऐसे टेस्ट करवाएंगे जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए, डायग्नोस हो जाए कि ब्रेन ट्यूमर हो रखा है। जैसे इस पर्सन को सीवियर हेडेक हो रहा है, या फिर सीजर आ रखे हैं, पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो भी कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, कंफ्यूजन स्टेट में रहता पर्सन, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये तो पता है ये सिम्टम्स है, लेकिन इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें ये थोड़ी पता लग सकता है कि ये ब्रेन ट्यूमर के हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करवाएंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, जिसमें सबसे पहले तो हम करते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे जिसमें हम पर्सन के स्टार्टिंग में सेरेब्रल फंक्शंस है, या फिर उसका है ना परसेप्शन है,
सेंसरी है, मोटर है, क्रेनियल नर्व है, ये सारे के सारे हम एनालिसिस करेंगे कि ये नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है। और अगर ब्रेन ट्यूमर है तो डेफिनेटली वहाँ पे अबनॉर्मल है, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। सेकंड हम करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी क्या होता है, जैसे ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके अंदर लीड्स होते हैं, जैसे 10 लीड्स हैं, 12 लीड्स हैं, 16 लीड्स होती हैं, जो क्या करते हैं, हम एक्सट्रीमिटीज पे, चेस्ट कैविटी पे लगाते हैं और हार्ट के अंदर जो कंडक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन सेम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ दी ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं या फिर लीड्स होते हैं, जिसको अपने स्काल्प है उसके अंदर हम सब जगह पे लगा देंगे, स्काल्प पे लगा देंगे, और उसके बाद में ही ग्राफिकल रिकॉर्डिंग करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट के अंदर नर्व कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर कहीं पर भी ट्यूमर फॉर्मेशन है तो उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर नर्व कंडक्शन नहीं रहेगा, तो हम सारे पार्ट के अंदर यहाँ पे जो ये लीड्स हैं वो लगा देंगे और लीड्स का फिर ग्राफिकल रिकॉर्डिंग देखें जिसमें नर्व कंडक्शन का पता चल जाएगा। जैसे इन केस ऑफ दी अगर टेम्पोरल लोब के अंदर है तो टेम्पोरल लोब के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है तो टेम्पोरल लोब के अंदर जो नर्व कंडक्शन है वो डिले रहेगा या फिर बहुत कम होगा, तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। सेकेंड वन आता है माइलोग्राम एंड दी एंजियोग्राम। माइलोग्राम एंड दी एंजियोग्राम, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, माइलोग्राम का अंदर क्या होता है, एक डाई इंसर्ट करके हम सीटी स्कैन करेंगे। अब किस रीजन क्या होता है कि किसी भी तरह का कॉन्ट्रास्ट मीडिया पहले इंट्रावीनसली हम पर्सन को देंगे और उसके बाद में हम सीटी स्कैन इमेजिन करेंगे, उसको अपन बोलते हैं माइलोग्राम। कॉन्ट्रास्ट मीडिया infusion through the IV line and then CT scan image, फिर हम करेंगे सीटी स्कैन, जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ये क्या करेगा, जहां पर भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो रखी है उसको वहां पे ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया है नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से या फिर जिसकी वजह से जो ट्यूमर की लोकेशन है उसका आइडिया हो सकता है। सेकेंड वन हम करते हैं एंजियोग्राम। अब एंजियोग्राम हम क्यों कर रहे हैं, जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो गई है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है, टेम्पोरल लोब के अंदर हो गया है या फिर पैराइटल लोब के अंदर हो गया है, तो ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसको अपन बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये अंदर जाके एक सर्किल ऑफ द विलाई को फॉर्म कर रही है, सर्किल ऑफ विलाई, सर्किल ऑफ विलाई को फॉर्म करेगी। दैट मीन्स एक सर्किल बनाएगी, माइन्यूट ब्रांचेस, इसकी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जो एक कंप्लीटली सर्किल बनानेगी, जो ब्रेन के हर पार्ट को, चाहे वो एंटीरियर पार्ट हो, पोस्टीरियर पार्ट हो, मिडिल वन पार्ट हो या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन हो, सबको ब्लड सप्लाई करेगा। तो वहां अगर किसी भी वजह से, जैसे सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसको अपन बोलते हैं डिपर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब, डिपर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब के अंदर कहीं ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, तो जो जो इसको अपन बोलते हैं मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी है वो कंप्रेस हो जाएगी। और अगर मीडियल सेरिब्रल आर्टरी कंप्रेस हो रही है, जैसे नॉर्मल है मीडियल सेरिब्रल आर्टरी है ये है, लेकिन ट्यूमर फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएगी, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी है वो कंप्रेस हो गई है, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी कंप्रेस हो गई। रीजन क्या था, जैसे यहाँ पर ये ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई, तो कंप्रेशन की वजह से फर्दर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कम पहुंच रहा है। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंजियोग्राम हम करते हैं टू विजुअलाइज दी ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरी, टू विजुअलाइज दी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज कर रहे हैं किस कंडीशंस में, आर्टरियल नैरोविंग या फिर स्टेनोसिस, स्टेनोसिस है इसी को अपन बोलते हैं नैरोविंग। स्टेनोसिस और नैरोविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर एंजियोग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइनल टेप, इसको अपन बोलते हैं लंबर पंचर। लंबर पंचर, जैसे ये अपना स्पाइनल कोड है, वर्टिबल कॉलम है, तो वर्टिबल कॉलम के अंदर जो लंबर रीजन आता है जिसमें आता है
L1 से लेके L5 तक। तो यहाँ पर L2 L3 के बीच में हम क्या करते हैं, एक नीडल डाल के वहां से जो फ्लूइड है उसको हम बाहर निकालते हैं और उसकी साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं कि जो CS जो फ्लूइड है यहाँ पर, तो ये फ्लूइड है इसके अंदर तो कैंसर कंडीशन नहीं हो रखी है। तो फिर नेक्स्ट वन हम करते हैं टिश्यू बायोप्सी, जिसको बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी टिश्यू से रिलेटेड टिश्यू बायोप्सी करेंगे। दैट मीन्स जो ट्यूमर फॉर्मेशन कहीं पर भी हो रखा है उसके स्मॉल पीस ऑफ दी टिश्यू है हम उसको बाहर लेंगे, फिर हम उसकी स्टडी करेंगे, मार्कर स्टडी करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, डीएनए म्यूटेड है या नहीं है, ट्यूमर फॉर्मेशन है वो बिनाइन टाइप की है या फिर मैलिग्नेंट टाइप की है, और अगर मैलिग्नेंट टाइप की है तो इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज फॉर्म हो गई है, कौन सी स्टेज की कैंसर कंडीशन है। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे स्कल एक्सरे, सीटी स्कैन एंड दी MRI, positron emission tomography, and analysis of the blood electrolytes, liver function test and blood coagulation। जैसे हम यहाँ पे पोजिशन एमिशन टोमोग्राफी है जिसमें क्या होता है, पोजिट्रॉन होते हैं, उस पोजिट्रॉन भी क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया ही होता है। इसको हम पहले आईवी लाइन के थ्रू देंगे पर्सन को हाफ एन आवर पहले, और वो जाके क्या करेगा, अंदर ब्रेन के अंदर जो नॉर्मल टिश्यू है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो अबनॉर्मल टिश्यू है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। फिर हम करते हैं सिटी स्कैनिंग, तो जहां पर अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है वो टिश्यू वहां पे दिख जाएगा, दैट मीन्स वहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रखा है। फिर हम करते हैं एनालिसिस ऑफ द ब्लड, ब्लड एनालिसिस में हम करते हैं एबीसी एनालिसिस, आर्टरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस, आर्टरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन दी आर्टरी, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन दी आर्टरी, ब्लड पीएच एंड दी बाइकार्बोनेट आयन, इन तीनों को हम असेस करेंगे। इसके साथ साथ में हम देखते हैं सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फोस्फेट, ये सारे के सारे हम देखेंगे कि नॉर्मल से कहीं तो ज़्यादा तो नहीं हो रखे हैं, क्योंकि अगर ब्रेन ट्यूमर हो रखा है तो जो फ्री रेडिकल्स ऑफ कैल्शियम है उसका लेवल बढ़ जाता है। देन हम करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट एंड दी ब्लड कोगुलेशन स्टडी। लीवर फंक्शन टेस्ट हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर कई बार कई कंडीशन होती है, जैसे सीवियर जॉन्डिस कंडीशन या फिर जिसमें आता है सिरोसिस ऑफ द लीवर है, उसकी वजह से हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो गया है, और हेपेटिक एनसेफेलोपैथी की वजह से ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो हम लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे एंड ब्लड कोगुलेशन थेरेपी करेंगे जिसमें सीटी टाइम, क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये हम सारा का सारा टेस्ट करेंगे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। देन हम देखते हैं यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर की हम यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। तो अब पैथोफिजियोलॉजी जब भी फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स, दैट मीन्स कौन कौन से कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये अफेक्ट हो रहा है या फिर ये पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं। तो जैसे हम देखते हैं इसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, जैसे मेनिंजाइटिस की वजह से भी कोज कर सकता है, एंसेफेलाइटिस की वजह से भी कोज कर सकता है, ब्रेन अपसेस है इनकी वजह से भी कोज कर सकता है, तो हम इन्फेक्शियस प्रोसेस भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर हम मेंशन कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी जिसमें हाईली एक्सपोजर और रिकरेंट एक्सपोजर। विथ द रेडिएशन या फिर हम बोल सकते हैं जो रेडियो आइसोटोप्स है उससे पर्सन है वो बार बार एक्सपोज हो रहा है, किस कंडीशंस में, जैसे
नेक एंड लैरिंजियल कैंसर, कैंसर क्या हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस टाइम टाइम पर, या फिर जो फेशियल कहीं पर भी किसी भी तरह का हम लेजर करवा रहे हैं तो वो भी अफेक्ट ही कर सकता है, लेकिन लेजर इतना अफेक्ट नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है नेक एंड दी लैरिंजियल कैंसर की वजह से। या फिर हम बोल सकते हैं हेड के अंदर किसी भी तरह की कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन हो रही है तो हम वहाँ पर पर्सन को रेडिएशन दे रहे हैं। और ये जो रेडिएशन थेरेपी, इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसका काम होता है डीएनए को इंटरफेयर करना या फिर जो सेलुलर डैमेज करना। तो ये कैंसर सेल को भी डैमेज कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ में जो हेल्दी सेल्स हैं उसको भी अफेक्ट कर रही है। या फिर जो पर्सन है वो हाईली एक्सपोज हो रहा है रेडिएशन थेरेपी से रिलेटेड, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जहाँ पर है वहाँ पर वो पर्सन है कंटिन्यूसली काम कर रहा है, जैसे रेडिएशन डिपार्टमेंट है, एक्सरे डिपार्टमेंट है, या फिर जो जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी दी जाती है वहाँ पर वो पर्सन है वो कंटिन्यूसली वहाँ पर फंक्शन काम कर रहा है, उसका वो वहाँ पर जॉब कर रहा है, जिसकी वजह से पर्सन है वो हाईली एक्सपोज हो रहा है विद द रेडिएशन। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले डैमेज द सेलुलर कंपोनेंट्स, या फिर हम इसको ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं सेलुलर इंजरी। अगर सेलुलर कंपोनेंट डैमेज हो रहे हैं दैट मीन सेलुलर इंजरी, सेलुलर इंजरी। और अगर सेलुलर इंजरी हो रही है तो सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्ड आता है, उसको अपन बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। और अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है तो ये क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को रिलीज करेगा, जिसमें आता है सेरोटोनिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, इनको रिलीज करेगा। तो ये जो हिस्टामिन है ये क्या करेगी, इंक्रीज दी वास्कुलर परमिबिलिटी, इंक्रीज दी वास्कुलर परमिबिलिटी, ब्लड वेसल्स की परमिबिलिटी है वो बढ़ा देगा। और जो ही ब्लड वेसल्स की परमिबिलिटी बढ़ाएगा, जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड शिफ्टेड into the interstitial space, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर वो शिफ्ट आउट हो जाएगा। और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शिफ्ट आउट हो रहा है तो ये कोज कर रहा है एडिमा एंड स्वेलिंग। तो हम देखते हैं ब्रेन के अंदर अफेक्ट हो रहा है तो जिसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल एडिमा, एडिमा, सेरेब्रल एडिमा। अब इसके साथ साथ में क्या होता है, ये जो सेलुलर इंजरी को तो कोज कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में ये कंडीशन एक और कोज कर रहा है जिसको अपन बोलते हैं माइलो सप्रेशन। माइलो सप्रेशन, माइलो सप्रेशन का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं, सॉरी जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन तीनों को ही वो सप्रेस करता है। दैट मीन्स इनका प्रॉपर्ली फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसको अपन मेंशन कर सकते हैं डिक्रीज दी ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स तीनों रहेंगे। तो ये जो तीनों ही कम हो रखी हैं, एक तो अपनी बॉडी के अंदर इम्यून कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो रही है क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों का लेवल कम हो रहा है। सेकेंडरी अपनी बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर एडिमा हो गया है, तो ये क्या कोज कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून रेस्पॉन्स। अगर इम्यून रिस्पॉन्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा है
तो जो पर्सन है जिसके अंदर ये कंडीशन हो रही है वो मोर ससेप्टेबल फॉर द सेकेंडरी इन्फेक्शन, मोर ससेप्टेबल for the secondary infection. मोर ससेप्टेबल फॉर दी सेकेंडरी इन्फेक्शन, दैट मीन्स पर्सन को वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या इफेक्ट होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, अब पर्सन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इन्फेक्शन की वजह से लीजन फॉर्मेशन, लीजन फॉर्मेशन, लीजन फॉर्मेशन होगा जिसको अपन बोलते हैं वुंड, या हम बोल सकते हैं सोर, या फिर अल्सरेशन, अल्सरेशन। लीजन फॉर्म हो गया है, लीजन फॉर्म हो गया है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से। अब ये जो लीजन फॉर्म तो हो गया है, लेकिन अब क्या करेगा, ये लीजन की वजह से ये अफेक्ट कर रहा है, कंटिन्यूसली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है क्योंकि पर्सन है वो हाईली एक्सपोज हो रहा है रेडिएशन के साथ में, तो जिसकी वजह से लीजन फॉर्मेशन होने की वजह से अब यहाँ पे अफेक्ट करेगा जेनेटिक डीएनए म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन, यानी जो सेल का डीएनए है वो चेंज हो जाएगा, सेलुलर डीएनए चेंज, सेलुलर डीएनए चेंज हो जाएगा। अगर सेलुलर डीएनए चेंज हो गया है तो उस पर्टिकुलर पार्ट में, दैट मीन्स जहां पर लीजन है वहां पर एक डिफेक्टिव डीएनए परफॉर्म होगा, डीएनए म्यूटेशन, जो डीएनए चेंज हुआ है तो चेंज होने के बाद में अपने जो ओन डीएनए है उससे वो मैचिंग नहीं कर पा रहा है, उसको अपन बोलते हैं डिफेक्टिव डीएनए। और वो डिफेक्टिव डीएनए है ये क्या करेगा, जो हेल्दी डीएनए है उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा, डिफेक्टिव या फिर म्यूटेड, जिसको अपन बोलते हैं म्यूटेड डीएनए, अटैक ऑन हेल्दी डीएनए, हेल्दी डीएनए पे एक्ट करेगा, क्यों, टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट, जो अपनी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये क्या करेगा, जो हेल्दी डीएनए है उस पर अटैक करेगा। और हेल्दी डीएनए पे अटैक करने की वजह से यहाँ पर दो कंडीशन आएंगी, प्रोलिफरेशन एंड दी पेनिट्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं परफोरेशन, परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी लीजन फॉर्म हुआ था या फिर हम बोल सकते हैं जो वुंड फॉर्म हुआ था वो वर्स हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। अब ये क्या करेगा, दो कंडीशन को कोज करती है, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन एंड सेकेंड वन आता है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, प्रोलिफरेशन एंड दी पेनिट्रेशन। अब प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, इन्वॉल्व द सराउंडिंग स्ट्रक्चर एंड पेनिट्रेशन का मतलब होता है डीपर पार्ट इन्वॉल्वमेंट, पार्ट इन्वॉल्वमेंट, इस दोनों ही कंडीशन को अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस। दैट मीन्स
जो लीजन फॉर्म हुआ था वहां पर डीएनए म्यूटेट हो गया है और डीएनए म्यूटेशन होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड आउट होना स्टार्ट कर दिया, जिसको अपन बोलते हैं परफोरेशन। अब परफोरेशन में सबसे पहले क्या था, प्रोलिफरेशन। दैट मीन्स क्या होता है, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको वो इन्वॉल्व कर लेगा। उसके साथ साथ में जो डीपर लेयर है, स्टार्टिंग के अंदर तो सुपरफिशियल लेयर थी, उसके बाद में जो डीपर लेयर है उसको भी इन्वॉल्व कर देगा। इसको अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस कंडीशन। और अगर मेटास्टेसिस कंडीशन हो गई है, या फिर हम बोल सकते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, ट्यूमर फॉर्मेशन, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो मेटास्टेसिस में इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देगा। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और ये जो ट्यूमर मास है ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है सराउंडिंग स्ट्रक्चर को। ट्यूमर मास कंप्रेस दी surrounding and supportive structure and supportive structure। सराउंडिंग एंड सपोर्टिव स्ट्रक्चर है उसको कंप्रेस कर देगा। अब सराउंडिंग में और सराउंडिंग और जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, उसको हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। पहले तो लिख देते हैं ट्यूमर कंप्रेशन, ट्यूमर कंप्रेशन। अब ये किसको किसको अफेक्ट कर रहा है, ब्लड वेसल्स एंड सेकेंड हम देखते हैं नर्व्स। नर्व्स, अब इसके अंदर सेंसरी, मोटर एंड द क्रेनियल नर्व भी हो सकती हैं एंड पेरिफेरल नर्व है वो भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर रही है जिसकी वजह से डिक्रीज द O2 एंड ग्लूकोज सप्लाई। इसके साथ साथ में कोज कर रहा है एंड डिक्रीज द वीनस रिटर्न। डिक्रीज द वीनस रिटर्न। अब वीनस रिटर्न के अंदर क्या था, जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये था मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट, तो वीनस रिटर्न भी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। अब इस ये दोनों कंडीशन में क्या कोज करा है, सबसे पहले था हाइपोक्सिया एंड सेकेंड वन हम बोलते हैं हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो ज्यादा हो गया है ब्रेन के अंदर और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, और ये दोनों ही कंडीशन कोज करती हैं लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, ऑफ द कॉन्शियसनेस। अगर नाव कंप्रेस हो गई है तो हम मेंशन कर दें डिक्रीज दी नाव कंडक्शन, डिक्रीज दी नाव कंडक्शन, नाव कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंसरी एंड मोटर दोनों रिस्पॉन्ड हो जाएंगे। ये कोज कर रहा है पैरालाइसिस एंड प्रेस्थेसिया, पैरालाइसिस एंड प्रेस्थेसिया। तो ये आती है अपनी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम जैसी ब्रेन ट्यूमर हो गई है तो हम यहाँ पर 3 काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। फर्स्ट हम देंगे सर्जिकल इंटरवेंशन, सेकंड हम देते हैं रेडिएशन थेरेपी एंड थर्ड हम देते हैं कीमोटैक्टिक एजेंट या फिर कीमोथेरेपी। तो सर्जिकल थेरेपी में हम देखते हैं, सॉरी सर्जिकल इंटरवेंशन में हम देखेंगे सबसे पहले क्या हम करेंगे, क्रेनियोटोमी। अब क्रेनियोटोमी में हम क्या करते हैं कि जो क्रेनियल कैविटी है उसको ओपन करके जहां पर भी ट्यूमर हो रखा है उस ट्यूमर को हम वहां से सर्जिकली हटा देंगे।
The neurosurgeons make an incision into the scalp, and in this skull, the tumor has been partially and completely resected. The bone flap is the replaced. क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो स्काल्प है या फिर स्कल है उसको ओपन करेंगे, जिसकी वजह से बोन फ्लैप है उसको हटाएंगे. फिर हम अंदर की साइड में जो ब्रेन है उसको देखेंगे, और ब्रेन के अंदर जहां पर भी ट्यूमर फॉर्मेशन है उसको वहां से कट करके रिसेक्ट करके बाहर निकाल देंगे. और उस पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर हाइपोथैलेमस है तो डेफिनेटली हम कंप्लीटली नहीं निकाल सकते, हम पार्शियली ट्यूमर का पार्ट है वो वहां से निकालेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम रेडिएशन थेरेपी के थ्रू डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर हम कीमोथेरेपी, इवन रेडिएशन थेरेपी के थ्रू ही हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. फिर जो बोन फ्लैप है हम उसको वापस लगा देंगे जब वुंड हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, वुंड हील हो जाएगा उस टाइम पर, क्योंकि इनिशियल फेज में तो हम लगा नहीं सकते. अगर इनिशियल फेज में हम लगा देंगे तो सेरेब्रल एडिमा होने की वजह से आईसीपी वापस से बढ़ सकता है. देन बोन फ्लैप है हम उसको वापस से रिप्लेस कर देंगे सर्जिकल इंटरवेंशन में. फर्स्ट वन क्रेनियोटमी में. सेकेंड वन आता है ट्रांसफेनोइडल माइक्रो सर्जरी रिमूवल. ट्रांसफेनोइडल माइक्रो सर्जिकल रिमूवल. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर पिट्यूटरी के अंदर कहीं पर भी पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है, दो जो स्फेनोइडल साइनस होते हैं, अपनी जो बोन है स्फेनोइड बोन है उसके अंदर भी एयर केविटी प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्फेनोइडल साइनस. तो स्फेनोइडल साइनस के थ्रू हम वहां से कैथेटर इंसर्ट करके अंदर की साइड में माइक्रो जो कैमरा होता है वो भी उसके साथ में रहेगा, और अंदर की इसको गाइड करती है सीटी स्कैन एंड एमआरआई की जो इमेजिन है वो इसको गाइड करेगी. फिर हम स्फेनोइडल जो साइनस होते हैं वहां से हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड पे ले जाके वहां पर अगर स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्यूमर है उसको हम वहां से निकाल दे सकते हैं. माइक्रो सर्जरी बहुत छोटी सर्जरी करते हैं, इसके अंदर ज्यादा बड़ी सर्जरी हमें नहीं कर रहे हैं. थर्ड वन आता है ब्रेन मैपिंग सर्जरी. अब ब्रेन मैपिंग सर्जरी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी सर्जरी होती है जिसके अंदर हम पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं दे सकते. अभी रिसेंटली ये काफ़ी यहाँ पे केसेस हो गए हैं जिसमें पर्सन को हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं. अब पर्सन को एनेस्थीसिया क्यों नहीं दे सकते हैं, रीज़न क्या होता है कि पर्सन है वो वापस कॉन्शियस नहीं हो सकता. कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हाइपोथैलेमस ट्यूमर भी आ सकती है, मेडुला ऑब्लोगेटा ट्यूमर है वो भी हो सकती है, जिसकी वजह से अगर मेडुला ऑब्लोगेटा है तो इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रिफ्लेक्स सेंटर तीनों प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हमने पर्सन को एनेस्थेटिक एजेंट दे दिया है, और एनेस्थेटिक एजेंट का काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को या फिर रेस्पिरेशन को डिप्रेस करना, तो अगर हम एनेस्थेटिक एजेंट दे दिया है तो चांसेस होते हैं पर्सन है वो कोमा में चल जाता है और उसकी डेथ भी हो जाती है ड्यूरिंग दी सर्जरी. तो उस कॉन्सिक्वेंस को हटाने के लिए या फिर कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए हम एक ब्रेन मैपिंग सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर पर्सन है उसको हम सेडेटिव या फिर एनेस्थेटिक एजेंट नहीं देते हैं. उस कंडीशन में जो पर्सन है वो कंटिन्यूसली वोकल होता है डॉक्टर के साथ में, लेकिन उस पर्सन को पहले ही ऐसे प्रिपेयर किया जाता है जिसकी वजह से उसके माइंड के डाइवर्जन को करने के लिए कुछ ऐसे स्पिरिचुअल्स एक्टिविटी है जिसमें वो कर सकता है. जैसे रिसेंटली अभी एक सर्जरी हुई थी जिसमें एक पेशेंट है उसकी ब्रेन सर्जरी चल रही है, और पर्सन है कंटिन्यूसली जो हनुमान चालीसा है वो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी अगर बढ़ेगी तो पर्सन का जो पेन से रिलेटेड जो रिसेप्टर्स हैं वो उस टाइम पर पर्सन का ध्यान है उधर ध्यान नहीं जाएगा, माइंड को डाइवर्ट कर सकता है. उसको अपन बोलते हैं ब्रेन मैपिंग सर्जरी. इट इज परफॉर्म्ड अंडर द लोकल एनेस्थीसिया एंड सेडेशंस. लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं लेकिन हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं. देन इलेक्ट्रोड स्टिमुलेट नाउ इन द ब्रेन मेजर रेस्पॉन्स एंड अलाउ कम्युनिकेशन विथ द पेशेंट. अलाउ, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पेशेंट को सिंपल सा सडेशन देंगे या फिर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं. अब लोकल एनेस्थीसिया कहाँ देंगे, जैसे हम यहाँ पर करते हैं बोरहोल क्रेनियोटमी. बोरहोल क्रेनियोटमी में जैसे हमने अभी इसके अंदर आया था ट्रांसफेनोइडल माइक्रो सर्जिकल रिमूवल, जैसे इन क्या करेंगे हम बाहर की साइड में ओपनिंग करते हैं, बाहर से हल्का सा ओपनिंग करें, तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे हम जो जहाँ पर भी ओपनिंग करें उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमें लोकल एनेस्थीसिया देंगे. बाहर की साइड से अंदर के जो ब्रेन के टिश्यू हैं उसको हम डिसेंसिटाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पार्शियली इसको सडेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके साथ साथ में ही जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगा के रखेंगे ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से वो कंडक्शन कंटिन्यूसली करता रहे. वहां पर ऐसा नहीं है कि नर्व कंडक्शन डिक्रीज हो जाए, अगर नर्व कंडक्शन डिक्रीज हो गया तो पर्सन है वो कोमा में जा सकता है. इसके साथ साथ में ही
पर्सन है उसको हम अलाउ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, कंटिन्यूअसली वो बात करता रहे, जिसकी वजह से इस सर्जरी को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं ब्रेन मैपिंग सर्जरी। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब अदर कंडीशन है, जो जितनी भी इंटरवेंशन है, सर्जिकल इंटरवेंशन है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, सच दी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है, या फिर हाइपोथैलेमस के अंदर हो गया है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो गई है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जिसमें नर्व सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, उसको हम परफॉर्म करते हैं ब्रेन मैपिंग के थ्रू। द सर्जन रिमूव द ट्यूमर विदाउट डैमेजिंग वाइटल एरिया ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर जो वाइटल एरिया होता है ब्रेन का, उसको बिना डैमेज किए ट्यूमर को हटा सकते हैं। और वाइटल एरिया में आता है हाइपोथैलेमस एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, इवन पोन्स ऑल्सो, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, रिदम होती है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, उसको मेंटेन कर रहा है पोन्स। तो सर्जन क्या करेगा, जो वाइटल ऑर्गन है उसको बिना डैमेज किए ट्यूमर को बाहर की साइड में हटा देगा, विदाउट एनी एनेस्थेटिक एजेंट। सिस्टमिक एनेस्थेटिक एजेंट सिर्फ हम लोकल एनेस्थीसिया ही दे सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं डबल किंग सर्जरी, या फिर इसको अपन बोलते हैं साइटो रिडक्शन सर्जरी। अब डबल किंग सर्जरी और साइटो रिडक्शन सर्जरी है, ये एक पैलिएटिव सर्जरी का प्लान है। पैलिएटिव सर्जरी का मीन क्या होता है, जो पर्सन है उसके सिम्टम्स को मिनिमाइज करना, पर्सन को कंफर्टनेस प्रोवाइड करना। और अगर एडवांस स्टेज कैंसर हो गया है, उस कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीटली ट्यूमर को हम निकाल सकते हैं। जैसे स्टेज 4 के अंदर कैंसर कंडीशन हो गई है, तो कंप्लीट ट्यूमर को तो हम हटा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ब्रेन के टिश्यू इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं। इवन जो नेक की ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हैं, उनका सबका इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो वर्स्ट सिम्टम्स हैं उसको कम करना, सिम्टम्स को मिनिमाइज करना, पेन है उसको कम करना, और इसके साथ साथ में पर्सन को कंफर्टनेस प्रोवाइड करना। इसके लिए हम बोलते हैं साइटो रिडक्शन सर्जरी। अब साइटो रिडक्शन सर्जरी में हम क्या करते हैं, इसके अंदर पार्शियल पार्ट ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर का कुछ पार्ट है उसको हम वहां से हटा देंगे। रीजन क्या होता है, टू डिक्रीज द बर्डन ऑफ द ट्यूमर। जैसे क्रेनियल कैविटी का प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, जो पार्ट है, जो हाइपोथैलेमस जहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं वाइटल ऑर्गन है ब्रेन के, उन वाइटल ऑर्गन को तो छोड़ के अदर का जो पार्ट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ट्यूमर का, उसको हम हटा देंगे, जिसकी वजह से ट्यूमर का बर्डन कम होगा और आईसीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिम्टम्स है, सीवियर सिम्टम है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। Cytoreduction, partial removal of the tumor, can improve the quality of life to minimize the symptoms and improve the effectiveness of the radiation therapy and the chemotherapy. मैन रिस्पॉन्स क्या होता है अपने यहाँ पर, साइटो रिडक्शन टू डिक्रीज द बर्डन ऑफ द ट्यूमर, टू डिक्रीज द बर्डन ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर के बर्डन को कम करना है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, सिम्टम्स है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब सिम्टम क्या था, सीवियर हेडेक, इरिटेबिलिटी, वो था। इसके साथ साथ में पर्सन को अगर हम कोई अदर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, तो उसके, या फिर कीमोथेरेपी दे रहे हैं, उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्यूमर है उसका कुछ पार्ट है उसको हमें हटा देंगे। इसको अपन बोलते हैं डबल किंग सर्जरी या फिर साइटो रिडक्शन सर्जरी। नेक्स्ट वन आता है रेडिएशन थेरेपी। अब रेडिएशन थेरेपी हम पर्सन को क्या करेंगे, यहाँ पे हाई एनर्जी रेडिएशन है वो ट्यूमर पे अप्लाई करेंगे, और उसके थ्रू जो कैंसर सेल्स हैं उसको क्या करेंगे, वहां पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसको अपन बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। अब रेडिएशन थेरेपी है वो भी दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी एंड दी इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, जिसमें फर्स्ट वन आता है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर टेलीथेरेपी। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन यानी टेलीथेरेपी, एक्सटर्नली हाई एनर्जी रेज कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल एट द सरफेस और डीपर पार्ट इन द बॉडी और ब्रेन, नॉट बॉडी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेलीथेरेपी के अंदर कि जो हाईली
एनर्जी रेज होती हैं, एक्स रेज होते हैं, उसको डायरेक्टली ट्यूमर सेल पे अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से उन ट्यूमर सेल्स को हमें डिस्ट्रॉय कर सकें। इट इज यूज टू डिक्रीज द इंसिडेंसी ऑफ रिकरेंट ऑफ द ट्यूमर। ट्यूमर के वापस होने के चांस को ये कम करता है। रेडिएशन थेरेपी की जो क्या करते हैं, जैसे हमने सर्जिकली ट्रीटमेंट किया और सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू हमने ट्यूमर को हटा दिया, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी देंगे जिसकी वजह से उसके वापस होने के चांसेस को भी कम कर सकें। क्यों, रीजन क्या होता है, जैसे हमने ट्यूमर हटा दिया लेकिन उसके कुछ मार्जिनल सेल्स भी अगर ब्रेन के अंदर रह गए हैं तो वापस उसके रीअकरेंस या फिर वापस होने के चांसेस से ज़्यादा होते हैं। तो वापस होने के चांसेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, रेडिएशन थेरेपी अप्लाई करेंगे, जो मार्जिनल सेल्स बची हुई थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेकेंड वन आता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेक की थेरेपी। इज अ सर्जिकली इम्प्लांटेशन ऑफ द रेडिएशन सोर्स, जिसको अपन बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स, to deliver a high dose at a short distance for a high grade malignant tumor। अब इसके अंदर क्या करें हम, इंटरनली सर्जिकली रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उसको ट्यूमर की नियर बाय स्ट्रक्चर में या फिर ट्यूमर के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, जो कंटिन्यूसली रेडिएशंस को रिलीज करते रहेंगे। अब इसमें क्या होता है, हाई डोज भी रहेगा लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस, रेदर देन अगर हम एक्सटर्नली करते हैं तो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब वो जिसकी वजह से जो ट्यूमर है उसको हमें या फिर जो कैंसर सेल है उसको हम डेड कर सके। नेक्स्ट वन आता है स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी। इसके अंदर क्या है, जैसे नैरो बीम ऑफ द रेडिएशन आर डायरेक्टेड एट ए ट्यूमर फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द सर्जरी भी हम ये कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है एंड नैरो बीम ऑफ रेडिएशन थेरेपी, जैसे जो ही हमने क्रेनियोटोमी की है उस टाइम पर भी एक प्रोब होता है, जैसे ये पेन जैसा प्रोब है, इस पेन के प्रोब के थ्रू हम डायरेक्टली जो भी मार्जिनल साइट्स हैं उस पर हम वहां पर डिस्ट्रॉय करेंगे रेडिएशन अप्लाई करके, उसको अपन बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी। For this procedure, patient wear a rigid head frame. The doctors use a computer to decide on the dose of the radiation guided by the MRI or the CT scan। अब ड्यूरिंग द सर्जरी भी कर रहे हैं या फिर हम सर्जरी के बाद भी इसको कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, पेशेंट है वो एक हेड रिजिड जैसे अपने हेलमेट जैसा होता है उसको हम पहनेंगे और जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में करना है, सच जैसे टेम्पोरल पार्ट में करना है और यहाँ पे पार्ट है तो ये वाला जो पार्ट है इतना सा है वो ओपन रहेगा और पूरा को पूरा एक रिजिड फ्रेम के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से अदर पार्ट है उस पर रेडिएशन नहीं जा पाएगी। क्योंकि ये जो इंटरनल रेडिएशन देते हैं, SRT दे देते हैं, वो हाई डोज होती है जिसकी वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर रहा है। फिर वहां से वो अंदर की साइड में सिटी स्कैन और MRI है उसकी गाइडिंग के या फिर जो उसकी इमेजिंग है उससे हमें लोकेशन का पता चल जाएगा किस पे करना है, और एक फाइन फाइबर प्रोब होता है उसके थ्रू हम हाईली रेडिएशन देते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी क्या, जैसे हमने स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन देखा, अब यह है स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन सर्जरी। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी यूज ए लार्ज डोज ऑफ रेडिएशन टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर इन द ब्रेन। लार्ज डोज ऑफ द रेडिएशन है जो ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। इन दिस with a aid of the computer imaging, the radiologist is able to pinpoint the exact location of the tumor and aim the beam of the radiation directly it, जिसमें पिन पॉइंट एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ही डायरेक्टली रेडिएशन दी जाती है। देन लास्ट के अंदर हम देखते हैं कीमोथेरेपी या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। कीमोटैक्टिक एजेंट, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट या फिर कीमोथेरेपी। Chemotherapy is a combination of the drugs used to kill cancer cells by interfering with the cellular functions and the reproduction। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ दी, ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स, जो ड्रग्स है उसका एक कॉम्बिनेशन में हम एक स्पेसिफिक ड्रग बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। वो हम यहाँ पे IV लाइन के थ्रू भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर है तो डेफिनेटली हम IV लाइन के थ्रू ही देंगे। और उसका मेन काम क्या होता है, जो डिफेक्टिव DNA फॉर्म हुआ है या फिर हम बोल सकते हैं म्यूटेड DNA है उस पर जाके एक्ट करेगा और म्यूटेड DNA को इनएक्टिव करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको वो इन्वॉल्व न कर सके। ये है अपना कीमोथेरेपी। देन हम देखते हैं सपोर्टिव थेरेपी। अब सपोर्टिव थेरेपी हम क्या क्या दे सकते हैं, सबसे पहले तो हम देंगे स्टीरॉइड्स, कोर्टिकोस्टीरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था सेरेब्रल एडिमा हो रखा है, स्वेलिंग हो रखी है, उसको कम करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं स्टेरॉइड थेरेपी। सेकंड, एंटी कन्वर्जन मेडिकेशन।
एंटी कन्वर्जन मेडिकेशन क्यों दे रहे हैं? पर्सन को जैसे सीजर्स आ रखे हैं, फिट्स आ रहे हैं या फिर एपिलेप्सी आ रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम देते हैं एंटी कन्वर्सन मेडिसिन। एंड लास्ट के अंदर हम लगाते हैं संट, जिसको अपन बोलते हैं वीपी संट। अब संट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से ब्रेन के अंदर या फिर मेनिंजेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड बिल्डअप हो रखा है जो कंटिन्यूसली आईसीपी को बढ़ा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? संट लगा देंगे, जिसकी वजह से वो फ्लूइड हम बाहर की साइड में ड्रेन आउट कर सकते हैं, जिसमें आता है वीपी संट। एक वीपी संट, अब ये वीपी संट स्पेसिफिकली अगर सीएसएफ बढ़ा हुआ है और मेनिंजियल इरिटेशन हो रखी है या फिर हम बोल सकते हैं कैंसरस कंडीशन मेनिंजेस के अंदर हो रखा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? वीपी संट लगा देंगे, जिस जहां से वो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको वो पेरिटोनियल कैविटी तक लाके ड्रेन कर देगा, और पेरिटोनियल कैविटी के में बाद में वो रीनल सिस्टम के थ्रू, यूरिन के थ्रू, एंड स्टूल के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं संट। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस दैट मीन्स जो भी कंडीशन है, जो भी सिम्टम्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी बेस पे एक नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या क्या उसको इंटरवेंशन दे सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हम डायग्नोसिस फ्रेम करेंगे और उसके बाद में हम देखते हैं इंटरवेंशन। तो अभी क्या है, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है, जैसे डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर रिलेटेड टू द इंट्राक्रेनियल, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कॉजिंग लॉस ऑफ द अवेयरनेस एंड द कंफ्यूजन। अब देखो, जब भी डायग्नोसिस फ्रेम करते हैं तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम, सेकेंड वन आता है इटियोलॉजी, इटियोलॉजी या फिर हम इसको बोल सकते हैं कोजेस, एंड थर्ड वन आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक नर्सिंग डायग्नोसिस को कंप्लीटली स्टेटमेंट के अंदर फॉर्म करने में। जैसे हम देखते हैं इसके अंदर डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब ये क्या है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, इसका कोज हो गया। एंड थर्ड वन, इसमें सिम्टम्स क्या हुआ? लॉस ऑफ द अवेयरनेस एंड द कंफ्यूजन स्टेट्स, ये आ गए इसके अंदर सिम्टम्स। तो ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो पा रही है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से रीजन क्या होता है? आईसीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि आईसीपी बढ़ा हुआ है, ट्यूमर है, उसने कंप्रेस कर दिया ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से सिम्टम्स में क्या हुआ? लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस एंड कंफ्यूजन स्टेट्स। सेकेंड आता है पेन रिलेटेड टू द ब्रेन मास लेसन, इंक्रीज आईसीपी, सेरेब्रल एडिमा एंड सर्जिकल इंटरवेंशन लीड्स टू रेस्टलेसनेस एंड द अनकंफर्टेबल, पर्सन को सीवियर पेन हो रहा है। थर्ड वन आता है डिक्रीज गैसेस एक्सचेंज रिलेटेड टू द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, लॉस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड results breathing difficulty. Next one, imbalanced nutrition less than body requirement related to compromised neurological function and the decreased intake. Other, risk for injury related to decreased level of the consciousness, increased intracranial pressure and the seizure. तो ये थे अपनी कंटिन्यूसली हमने देखा है नर्सिंग डायग्नोसिस। एंड लास्ट के अंदर हमने ये हम वापस देखते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। जैसे सबसे पहले हमने देखा था आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सेकेंडरी हमने देखा कि कौन कौन से जनरल सिम्टम्स है, जिसकी वजह से लोब्स के अकॉर्डिंग हमने देखा कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, तो जिसके अंदर कौन कौन से सिम्टम होंगे। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड दी कंप्लीट मैनेजमेंट। तो ये अपना ब्रेन ट्यूमर आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।